तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। समझिए कि ये उर्दू ग्रामर का बेस है, अगर ये नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और ज़रूरी बात मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, मतलब बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये उर्दू ग्रामर किस एग्ज़ाम के लिए है। कुछ लोगों का कमेंट करके पूछना ये था कि क्या ये उर्दू ग्रामर सीटेट के लिए है। कुछ लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि क्या उर्दू ग्रामर CUET एग्ज़ाम के लिए है। कुछ लोगों का कमेंट था कि क्या ये उर्दू ग्रामर DLED के लिए है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या उर्दू ग्रामर KVS के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे क्या ये BEd के लिए है। तो आप लोगों के सभी कमेंट का जवाब मैं एक ही सेंटेंस में दे देना चाहती हूँ कि ये उर्दू ग्रामर ऑल टाइप ऑफ एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। जी हाँ, सभी तरह के एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये उर्दू ग्रामर है। स्टार्टिंग से मैं आप लोग को हर एक टॉपिक सिलसिलेवार तरीके से पढ़ा रही हूँ और आप लोग भी हर एक टॉपिक को एकदम सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए और उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को कवर कीजिए और कंप्लीट कीजिए। इसका पहला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि उर्दू कवायद किसे कहते हैं, क्या है उर्दू ग्रामर, और यहाँ तक कि वाही जमा वगैरह भी पढ़ाई हूँ, हुरूफ तहज्जी, हुरूफ मुफरद और मुरक्कब वगैरह। तो अगर इसका पहला वाला वीडियो आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। एकदम स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को ज़ीरो लेवल से बेसिक से उर्दू पढ़ा रही हूँ। उर्दू ग्रामर हर एक टॉपिक को एकदम सिलसिलेवार तरीके से लेकर चल रही हूँ और एकदम हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। पूरा उर्दू ग्रामर में हम लोग मास्टरमाइंड बनने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि उर्दू कवायद कहते किसे हैं, ये तो आप लोग समझ चुके हैं। लेकिन अब आप लोगों को जानना है कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है, उर्दू कवायद के कितने टाइप होते हैं। अगर इसको समझ रहे हैं और उर्दू कवायद के हर एक हिस्से को अगर आप डीपली पढ़ लिए ना, तो समझिए कि आप उर्दू ग्रामर में मास्टरमाइंड बन गए। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू कवायद में मास्टरमाइंड बन जाए, उर्दू कवायद के हर एक टॉपिक को हम समझ जाएं, तो उर्दू कवायद के इन पाँचों हिस्सों को एकदम डीपली आप लोग को समझना होगा, ठीक है। तो देखिए, उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कितने खंडों में बांटा गया है उर्दू कवायद को? तो 5 खंडों में, 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नहव, चौथा है इल्म बयान और पांचवा है इल्म उरूज। ये हो गया 5 टाइप, 5 हिस्सा उर्दू कवायद का। अगर इन 5 हिस्सों में आपका पकड़ बन गया, डीपली इन 5 हिस्सों को समझ गए ना, तो समझिए कि आप उर्दू कवायद में मास्टरमाइंड हो गए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि हर एक हिस्से में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। इल्म हिज्जा, इसके अंतर्गत हम लोग हुरूफ के बारे में पढ़ते हैं। हुरूफ के हरकात व सकनात से बहस की जाती है। हुरूफ के हरकात मतलब जितना भी हर्फ यानी कि लेटर के बारे में आप जानकारी लेते हैं, लेटर यानी कि हर्फ के बारे में पढ़ते हैं, वो सब किस में चला जाएगा? इल्म हिज्जा के अंतर्गत चला जाएगा। अभी इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग पढ़े थे हुरूफ तहज्जी, हुरूफ मुरक्कब, हुरूफ मुफरद, तो आप लोग क्या पढ़ रहे थे? लेटर के बारे में पढ़ रहे थे, हर्फ के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगर आप हर्फ के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो समझिए कि इल्म हिज्जा के अंतर्गत वो आ जाएगा। मतलब इल्म हिज्जा के अंतर्गत सिर्फ हम लोग हर्फ, लेटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इल्म सर्फ किसे कहते हैं। इल्म सर्फ जिसमें सिर्फ हम लोग लफ्ज़ों की बनावट के बारे में पढ़ते हैं। लफ्ज़ों की बनावट से बहस की जाती है। ज़बर ज़ेर के फेरबदल होने से लफ्ज़ों के मानी भी बदल जाते हैं, जैसे कि खेलना, खेल, खिलाड़ी, खिलौना, खेलेगी, खेलता है, खेलती है। तो ये सब क्या है? ज़बर ज़ेर पेश और कुछ हर्फ के फेरबदल होने की वजह से लफ्ज़ों के मानी में भी बदलाव आ जाता है। तो लफ्ज़ों की बनावट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इल्म सर्फ। सर्फ का मतलब क्या? सर्फ का मतलब होता है फेरना, मतलब फेर बदल करके लफ्ज़ों की जो बनावट होती है, लफ्ज़ों के बनावट के बारे में हम लोग इल्म सर्फ के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है इल्म नहव। इल्म नहव के बारे, इल्म नहव में हम लोग पढ़ते हैं जुमलों की बनावट के बारे में। हर्फ से लफ्ज़ बनता है, लेटर से लफ्ज़ यानी कि वर्ड बनता है। तो लफ्ज़ों के बारे में हम लोग इल्म सर्फ के अंतर्गत पढ़ते हैं। और लफ्ज़ों से जो जुमला बनता है, यानी कि ढेर सारे वर्ड मिलकर जो सेंटेंस बनाते हैं, जुमला बनाते हैं, तो जुमलों की बनावट के बारे में हम लोग इल्म नहव के अंतर्गत पढ़ते हैं। जुमले कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है, जुमलों की तरतीब व तरकीब के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। इल्म हिज्जा जिसके अंतर्गत सिर्फ हम लोग हर्फ यानी कि लेटर के बारे में पढ़ेंगे। इल्म हिज्जा में सिर्फ आप लेटर से बहस करेंगे, लेटर के हरकात और सकनात के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से लेटर से बने जो लफ्ज़ होते हैं,
एक से ज़्यादा लेटर से लफ्ज़ बनते हैं, तो लफ्ज़ों की बनावट के बारे में आप इल्म सर्फ़ के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि इल्म सर्फ़ के अंतर्गत सिर्फ आप लफ्ज़ देखने को मिलेगा, और फिर लफ्ज़ से जो बनकर, लफ्ज़ से मिलकर जो जुमला बनता है यानी कि सेंटेंस बनता है, तो सेंटेंस जुमला की बनावट आप इल्म नहव के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि इल्म नहव में आप सिर्फ जुमला देखेंगे, जुमले कैसे बनते हैं, ठीक है ना, जुमलों से बहस होती है इल्म नहव में। ठीक, अब बात आती है इल्म बयान की। इल्म बयान किसे कहते हैं? इल्म बयान में जो है ना, कलमा की ज़ाहिरी और बातनी खूबियों से बहस की जाती है। मतलब कि इल्म बयान में लफ्ज़ और जुमला, लफ्ज़ों और जुमलों की लफ्ज़ी मानी से बहस की जाती है। मतलब होता है ना, इसमें लफ्ज़ के बारे में पढ़ना है और जुमले, दोनों को मिलाकर इंसान जो बोलता है, लफ्ज़ भी बोलता है, जुमला भी बोलता है, तो ज़ाहिरी कुछ और होता है, बातनी कुछ और होता है। तो लफ्ज़ और जुमलों की लफ्ज़ी मानी के बारे में हम लोग इल्म बयान के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि लफ्ज़ और जुमले दोनों मिलाकर हम लोग पढ़ते हैं इल्म बयान के अंतर्गत। ठीक है, और पांचवा जो है इल्म उरूज़। ये इल्म उरूज़ के अंतर्गत हम शायरी के उसूल, देखिए मैं लिख भी दी हूँ, शायरी के उसूल, अरकान, वज़न और मौजू और गैर मौजू का होना मालूम होता है, उसे कहते हैं हम लोग इल्म उरूज़। यानी कि इल्म उरूज़ के अंतर्गत हम शेर व शायरी के बारे में पढ़ते हैं। शायरी का जो उसूल होता है, नियम कानून होता है, शेर व शायरी से बहस की जाती है इल्म उरूज़ के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गया 5 टाइप उर्दू कवायद का। इन पाँचों टाइप, इन पाँचों हिस्सों में अगर आप लोग का पकड़ बन गया तो समझिए कि आप उर्दू कवायद में मास्टरमाइंड हो गए। ठीक है ना, तो ये एक एक करके हम लोग समझेंगे। अभी इल्म हिज्जा ही चल रहा है। इसके पहले वाली क्लास में आप लोग इल्म हिज्जा ही पढ़े थे, और इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट पार्ट 2-3 क्लास तक तो इल्म हिज्जा ही चलेगा। सबसे पहले हम लोग इल्म हिज्जा कंप्लीट करेंगे, यानी कि हर्फ, लेटर के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे, इल्म हिज्जा पढ़ लेंगे। उसके बाद से हम आएंगे इल्म सर्फ़ के ऊपर। इल्म सर्फ़ में लफ्ज़ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इल्म सर्फ़ को जब हम लोग कंप्लीट पढ़ लेंगे तो फिर आएंगे हम लोग इल्म नहव के अंतर्गत, फिर जाएंगे हम लोग इल्म बयान पर, और फिर जाएंगे इल्म उरूज़ पर, और इस तरह आप लोग का पूरा उर्दू कवायद कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना ही आप लोग को बताना था। अभी 2-3 क्लास इल्म हिज्जा का ही चलेगा। हुरूफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेटर के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। ठीक, अब देखिए ज़रा, कवायद का तो मतलब आप लोग समझ गए हैं। ग्रामर में आप लोग को ऑलरेडी इसके पहले वाले क्लास में बता भी चुकी हूँ। अब बात आती है, थोड़ा हम लोग उर्दू के बारे में भी डिस्कस कर लें। उर्दू जो है ना, याद रखिएगा, तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, तुर्की भाषा का वर्ड है उर्दू, और उर्दू का माना क्या होता है? लश्कर। और ये जो उर्दू ज़ुबान है ना, उर्दू भाषा, ये बहुत सारे ज़ुबानों से मिलकर बनी है। उर्दू का मानी क्या? लश्कर। मतलब ढेर सारे ज़ुबान से, अरबी हो गया, फ़ारसी हो गया, हिंदी हो गया, तुर्की ज़ुबान से मिलकर बनी है उर्दू ज़ुबान। ठीक है ना, जिस तरह बहुत सारे रंग को मिलाकर एक नया रंग तैयार किया जाता है, उसी तरह बहुत सारी ज़ुबान को मिलाकर उर्दू ज़ुबान तैयार की गई है, जिसका माने क्या होता है? लश्कर। मतलब कि इसमें ढेर सारे ज़ुबान शामिल है। ठीक, अब यहाँ पर समझिए कि रस्मुल ख़त किसे कहते हैं। देखिए, रस्मुल ख़त को हिंदी में कहा जाता है लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। और इंग्लिश में कहा जाता है स्क्रिप्ट। जी हाँ, कुछ काच आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि हिंदी का जो लिपि है ना, वो देवनागरी है। तो लिपि का मतलब क्या? लिपि को उर्दू में क्या कहते हैं? रस्मुल ख़त। यानी कि किसी भी ज़ुबान, किसी भी भाषा का जो हर्फ होता है ना, उसको लिखने की अलामत होती है। यानी कि किसी भी भाषा को लिखने का एक स्टाइल होता है, उसी स्टाइल को कहते हैं हम लोग रस्मुल ख़त। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोल दूं कि क इस तरह लिखा जाता है, तो क्या आप लोग मानेंगे? कहेंगे कि आप तो गलत पढ़ा रही है, क इस तरह नहीं, क इस तरह लिखा जाता है। अगर मैं बोल दूं कि च इस तरह लिखा जाता है, तो आप लोग कहेंगे कि च इस तरह लिखा जाता है, ये तो गलत है, च तो इस तरह लिखा जाता है। तो हर एक अक्षर का लिखने का अलामत यानी कि चिन्ह है, और इसी चिन्ह और इसी स्टाइल को हम लोग कहते हैं रस्मुल ख़त, और हिंदी में क्या कहते हैं? लिपि। अगर मैं उर्दू में कह दूं कि अलिफ़ इस तरह से लिखा जाता है, तो आप लोग मानेंगे? बोलेंगे कि आप गलत पढ़ा रही हैं, अलिफ़ इस तरह नहीं, अलिफ़ इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि जीम इस तरह से लिखा जाता है, आप लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि जीम इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो हर्फ है जितने भी, इसके लिखने का अपना एक अलामत यानी कि चिन्ह है। इसी चिन्ह को क्या कहते हैं? रस्मुल ख़त यानी कि लिपि कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हिंदी जो भाषा है उसका लिपि क्या है? मतलब हिंदी जो भाषा लिखा जाता है वो किस स्टाइल में लिखा जाता है,
उसका रस्मुल ख़त यानी कि लिपि क्या है, तो वो है देवनागरी लिपि। यानी कि देवनागरी लिपि का जो स्टाइल होता है, लिखने का स्टाइल, उसी स्टाइल में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। बिल्कुल उसी तरह अगर बात करें उर्दू की, तो उर्दू भाषा का, उर्दू ज़ुबान का, इसका भी तो कोई ना कोई लिपि होगा यानी कि रस्मुल ख़त होगा। जी हाँ, इसका भी लिपि है। इसका 2 लिपि है, अरबी और फ़ारसी। यानी कि जो उर्दू लिखा जाता है, उर्दू ज़ुबान, उर्दू भाषा को लिखा जाता है, जितने भी उसमें हर्फ है या फिर लफ्ज़ों को आप लोग लिखते हैं, वो किस स्टाइल में लिखते हैं, किस रस्मुल ख़त, किस लिपि में लिखते हैं हम लोग, अरबी और फ़ारसी 2 रस्मुल ख़त में लिखा जाता है। आप चाहे अरबी बोल सकते हैं या फिर फ़ारसी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई बोलेंगे चलेगा। और अरबी में लिखने का जो स्टाइल होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग ख़त नस्ख। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, अरबी में लिखने का जो स्टाइल होता है उसको कहते हैं हम लोग ख़त नस्ख। क्या कहते हैं, ख़त नस्ख। और फ़ारसी में जो लिखने का स्टाइल होता है उसको कहते हैं हम लोग ख़त नस्तालीक़। क्या कहते हैं, ख़त नस्तालीक़। 1 मिनट मिटा दूँ सबसे पहले इसको मैं, ख़त नस्तालीक़, ये हो गया, मैं लिख दी ख़त नस्तालीक़। तो अरबी में जो लिखने का स्टाइल होता है वो ख़त नस्ख, और फ़ारसी में जो लिखने का स्टाइल होता है उसको कहते हैं ख़त नस्तालीक़। आप लोग देखे होंगे अरबी का लिखने का स्टाइल अलग ही होता है, फ़ारसी का अलग ही होता है, उसी को कहते हैं अरबी का ख़त नस्ख और फ़ारसी का ख़त नस्तालीक़। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे के टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। और जहाँ तक मैं आप लोग को पढ़ा कर छोड़ी थी इसके पहले वाली वीडियो में, हुरूफ़ तहज़ीब आप लोग को बता दी थी, हुरूफ़ मुरक्कब और हुरूफ़ मुफ़रद। अब उसके आगे की टॉपिक को जो है ना हम लोग अगले क्लास में समझेंगे और सिलसिलेवार तरीके से आप लोग का टॉपिक कवर होते चला जाएगा। ठीक है, तो जो कुछ भी आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाई, अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिख कर बताएं कि हाँ चीज़ें समझ में आ गई है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो फटाफट लाइक कर दे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करें और शेयर कर दे जितना ज़्यादा हो सके, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों तक जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो भी आप हमें कमेंट में लिख कर पूछें, ताकि हो सकेगा तो मैं अगली वीडियो में उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब कर लेने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा ले। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।